अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आप सबको यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर पे वेलकम कहती हूँ। आज जो हम लोग नॉवल डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है सन्स एंड लवर्स, जिसको D.S. लॉरेंस ने लिखा है। इस वीडियो के अंदर हम लोग समरी और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और ये वीडियो का सेकंड और लास्ट पार्ट होगा। इससे पहले मैंने फर्स्ट पार्ट बना दिया हुआ है और उस पार्ट के अंदर मैंने टाइटल की सिग्निफिकेंस को और साथ ही साथ मैंने जो इसके करेक्टर लिस्ट है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट करेक्टर्स हैं, उनको डिस्कस कर दिया हुआ उस वीडियो में। और उसका लिंक मैं इसकी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी और मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि आप ये वीडियो देखने से पहले वो वाली वीडियो देख लें, ताकि आपको इस नॉवल की प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो सके और आपको पता हो कि कौन से करेक्टर की बात कहाँ पे की जा रही है और टाइटल की सिग्निफिकेंस क्या है। और इसके अलावा मैंने जो राइटर है D.S. लॉरेंस, इनके ऊपर सेपरेट वीडियो बना रखी है एज अ नॉवलिस्ट, तो मैं उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप उसको अप्रोच कर सकते हैं और उससे आपका ये होगा कि D.S. लॉरेंस एज अ नॉवलिस्ट क्वेश्चन अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा। तो अब विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं, समरी को। अब जब नॉवल स्टार्ट होता है तो नॉवल के फर्स्ट पार्ट में दिखाया गया है मिस्टर एंड मिसेस मोरल की अनहैप्पी मैरिज लाइफ। जो मिसेस मोरल है उनका नाम है गर्ट्रूड। अब जो गर्ट्रूड है ना, ये यूरोपियन डिसेंडेंट की एक वेल नोन फैमिली से बिलोंग करती हैं। इनका फेयर कलर बताया गया है, इनकी ब्लू आइज़ बताई गई हुई है और इसके अलावा बताया गया कि गर्ट्रूड कॉपर्ड की ना मुलाकात एक क्रिसमस पार्टी में एक यंग मैन से होती है जिसका नाम वाल्टर मोरल है। और इस टाइम पीरियड पे जो गर्ट्रूड मोरल है, इनकी लाइफ जो है इनकी एज जो है वो 23 ईयर्स होती है। अब 23 ईयर्स की टाइम पीरियड पे इनकी मुलाकात हुई वाल्टर मोरल से। वाल्टर मोरल जो है ये एक यंग मैन है जिसकी एज 27 ईयर्स ओल्ड है और इसकी एक्सीलेंट फिजिक दिखाई गई है नॉवल के अंदर। बहुत ही स्मार्ट मैन है और प्रोफेशन के लिहाज से ये कॉल माइनर है। और एक पॉइंट पे इसको गर्ट्रूड जो है वो पसंद आ जाती है और गर्ट्रूड भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड फील करती है इसके टुवर्ड्स और दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। और नेक्स्ट क्रिसमस में गर्ट्रूड की और वाल्टर मोरल की शादी हो जाती है। अब जब इसकी शादी होती है ना, तो शादी के पहले जो 3 मंथ्स होते हैं ये बहुत खुश होती है, ठीक है, बहुत ज़्यादा खुश होती है। और 6 मंथ जब गुजरते हैं शादी के तो ये बहुत ज़्यादा खुश होती है तब भी, ठीक है। पहले परफेक्टली हैप्पी थी, फिर वेरी हैप्पी हो जाती है। लेकिन आफ्टर 6 मंथ इसकी लाइफ के अंदर चेंजेस आना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि तब ये बहुत सारी चीज़ों से डिसएलियंड होती है। जैसे कि वाल्टर मोरल ने इसको कहा था कि मैं शराब नहीं पीता और मुझे ड्रंक करने वाले आदमी जो है ना पसंद नहीं है। लेकिन बाद में ये डिस्कवर करती है कि वाल्टर मोरल जो है वो रेगुलर ड्रिंकिंग करता है, वो एक ड्रंकन है और कभी कभी तो वो इतना ज़्यादा ड्रिंकिंग कर लेता है कि वो तो बेहोशी हो जाता है। और इसके अलावा मिस्टर मोरल ने एक और झूठ बोला होता है इससे, वो ये कि मिस्टर मोरल कहता है जिस घर में हम लोग रह रहे हैं ना, ये घर इनका अपना है, ठीक है। लेकिन इसको पता लगता है ये घर तो इनका अपना नहीं है और इवन कि उस घर के अंदर जो फर्नीचर है वो भी इनका अपना नहीं है। उसकी भी जो सही से पेमेंट है ना, मिस्टर मोरल ने नहीं की हुई है अभी तक। और इन डिस्कवरीज ने मिसेस मोरल को बहुत ज़्यादा अपसेट कर दिया, डिस्टर्ब कर दिया और उनकी जो मैरिज लाइफ थी अनहैप्पी गुजरने लगी। और फिर नेक्स्ट क्रिसमस में इनको एक बर्थ होती है बेटे की, जिसका नाम ये विलियम रखती है। अब मिस्टर मोरल जो है वो तो अपनी वाइफ से अच्छा बिहेवियर नहीं रखते, ना ही मिसेस मोरल अपने घर के अंदर खुश फील करती है, वो लोनली फील करती है, अलोन फील करते हैं अपने घर के अंदर। तो वो सारा का सारा अपना कंफर्ट जो है अपने बेटे के अंदर फाइंड आउट करने की कोशिश करती है और वो अपने बेटे से बहुत ज़्यादा पैशनेटली लव करती है। और इस ड्यूरेशन में जो गर्ट्रूड है, मिसेस मोरल और मिस्टर मोरल, इनकी बहुत सी फाइट्स होती हैं आपस में। जो मिस्टर मोरल होते हैं उनकी नेचर प्योरली सेंसलेस दिखाई गई है, लेकिन जो मिसेस मोरल थी उनकी नेचर रिलीजियस थी। अब इस ड्यूरेशन में जो मिस्टर मोरल होता है वो और ज़्यादा ड्रिंकिंग करना शुरू कर देता है। अब जब वो और ज़्यादा ड्रिंकिंग करता है तो उस ड्यूरेशन में मिस्टर मोरल की जो वेजेस थी, जो पे थी, वो भी बहुत कम मिलने लग पड़ती है। जब वो कम मिलती है तो उसके बाद क्या होता है, जो घरेलू झगड़े होते हैं ना मिस्टर एंड मिसेस मोरल के दरमियान में, वो और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अब स्टोरी में एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड गुजरता है तो उस ड्यूरेशन में मिसेस मोरल की जो है सेकंड चाइल्ड पैदा होता है, जिसका नाम, जो एक गर्ल होती है और इसका नाम ये रखती है एनी। बॉय का नाम रखा था विलियम, ठीक है। सेकंड क्या हुई, डॉटर का नाम रखा एनी। इसके बाद जब थर्ड टाइम इसको औलाद होती है, ठीक है, उस टाइम ये 31 ईयर्स की होती है और अपनी लाइफ से फुली फेडअप हो चुकी होती है। और जब थर्ड इसका बच्चा होता है उस बच्चे का नाम ये पॉल रखती है। पॉल जो है वो प्रोटैगोनिस्ट है स्टोरी का।
और पॉल की बर्थ के बाद ये बहुत कंफर्ट फ़ील करती है पॉल के साथ और ये कहती है ये मेरा अपना बच्चा है और मैं इसका बहुत ज़्यादा ख़्याल रखूँगी। अब इसके बाद क्या होता है, इसके बाद जो है ना फर्दर टाइम स्टोरी में गुज़रता है, मिस्टर वॉल्टर मोरल जो हैं वो और ज़्यादा इरिटेबल हो जाते हैं फैमिली के लिए और इनकी वाइफ़ और इनके दरमियान में बहुत ज़्यादा लड़ाई होती है, बहुत ज़्यादा फाइटिंग शुरू होती है। इवन कि एक दिन क्या हुआ, एक दिन ऐसा हुआ कि जो वॉल्टर मोरल थे, उन्होंने ना मिसेज़ मोरल के पर्स से पैसे चोरी कर लिए ड्रिंकिंग के लिए, ठीक है? और बाद में डिनाई कर दिया कि उन्होंने इसको चोरी नहीं किया था। अब इसके बाद क्या होता है, इसके बाद मिस्टर मोरल जो हैं वो बीमार हो जाते हैं काफ़ी ज़्यादा और मिसेस मोरल उनका बहुत ज़्यादा ख़्याल रखती हैं। लेकिन ये कहती हैं कि इतना ज़्यादा बीमार हुए थे मिस्टर मोरल कि ऐसा पेशेंट मैंने आज तक नहीं देखा था। लेकिन मिसेस मोरल ने अपनी सारी लाइफ़ सैक्रिफ़ाइस कर दी अपने हस्बैंड की लुक आफ्टर करने में। अब इस ड्यूरेशन में जो इसका बेटा पॉल था, वो 17 मंथ्स का हो चुका हुआ था, तो इसी ड्यूरेशन में इसका एक और बच्चा पैदा होता है जिसका नाम ऑर्थर रखती है ये। और थ्रू एंड थ्रू इनकी फाइट्स होने के बाद ये अपने 4 के 4 बच्चों में बहुत ज़्यादा कंफर्ट फ़ील करती है, स्पेशली अपने सन्स में। अब ऐसा होता है कि वॉल्टर मोरल जो है ना, वो चाहते हैं इनका बेटा विलियम जो है, वो माइनर बने मिस्टर मोरल की तरह, ठीक है? लेकिन मिसेस मोरल जो है ना, वो बिल्कुल इस एटीट्यूड के अगेंस्ट होती हैं। वो कहती नहीं, मैं नहीं चाहती कि मेरा बेटा तुम्हारी तरह बने कॉल माइनर। मैं चाहती हूँ मेरा बेटा एक नाम कमाए, एक अच्छी तरह बड़ा हो, एक उसकी अच्छी अपब्रिंगिंग हो और वो अच्छी जॉब करे। क्योंकि ना वो मिस्टर मोरल को लाइक नहीं करती थी, उनके एटीट्यूड को, उनके बिहेवियर को, ठीक है? उनके वे ऑफ थिंकिंग को, सब कुछ वो डिसलाइक करती थी मिसेस मोरल मिस्टर मोरल के। अब इसके बाद क्या होता है, इसके बाद स्टोरी में ऐसा होता है कि मिसेस मोरल जो है ना अपने बेटे को वुमेंस क्लब के अंदर जॉब दिलवा देती हैं और ये बहुत प्राउड फील करती हैं विलियम के ऊपर, क्योंकि इनका बेटा जो विलियम है बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग होता है, बहुत प्रॉमिसिंग बॉय होता है। और जब विलियम 19 ईयर्स का होता है तब ये जॉब छोड़ देता है ये वाली, क्योंकि इसको नोटिंगम में एक बेस्ट जॉब मिल जाती है इससे भी अच्छी। तो ये उस जॉब के लिए अपनी फर्स्ट जॉब को छोड़ देता है और इसके पेरेंट्स बड़ा प्राइड फील करते हैं कि इनका बेटा बहुत अच्छा कर रहा है अपने काम के अंदर। लेकिन सून आफ्टरवर्ड्स विलियम को लंदन के अंदर एक जॉब मिल जाती है जहाँ पे इसको हायर पे मिलती है और जो इसकी पूरी फैमिली होती है ना, बहुत ज़्यादा ना हैप्पीनेस फील करती है इस चीज़ को लेकर। और विलियम अपनी न्यू लाइफ को स्टार्ट करने के लिए लंदन में चला जाता है और इस टाइम पे इसकी एज जस्ट 20 होती है। अब विलियम तो चला गया लंदन। अब उसके बाद क्या होता है, ये फैमिली मिस्टर मोरल के साथ इकट्ठे रह रहे होते हैं घर के अंदर। लेकिन मिस्टर मोरल के एटीट्यूड, उनके बिहेवियर की वजह से, उनके ड्रिंकिंग हैबिट की वजह से फैमिली बड़ी अपसेट होती है। और जितने भी बच्चे होते हैं ना, पार्टिकुलरली पॉल अपने फादर से नफरत करने लग पड़ता है, अपने फादर के इंटायरली अगेंस्ट हो जाता है और हमेशा अपनी मदर को बहुत ज़्यादा फेवर देता है। और हेट टूवर्ड फादर एंड लव टूवर्ड्स मदर जो है, ये एलिमेंट किस चीज़ का है, ये एडिपस कॉम्प्लेक्स का एलिमेंट है। एंड थ्रू मिस्टर मोरल जो है वो फैमिली को बहुत ज़्यादा बुली करता है, बहुत ज़्यादा फैमिली को टीज़ करता है, हैविली ड्रिंकिंग शुरू कर देता है। पीरियड्स गुजरते हैं, मंथ्स गुजरते हैं कि इतना टाइम गुजर जाता है कि वो फैमिली को एक टॉर्चर बना के रख देता है। फैमिली के लिए वो टॉर्चर बन जाता है, फैमिली की कंडीशन बहुत ज़्यादा मिजरेबल बना के रख देता है। अब क्या होता है कि जो फादर्स एंड सन्स एंड फैमिली जो है ना, ओवरऑल फैमिली के दौरान जो है ना, कन्वर्सेशन बहुत कम हो जाती है कि अब फैमिली जो है वो फादर से बिल्कुल सेपरेट हो जाती है, फादर को अपनी कन्वर्सेशन में इंक्लूड ही नहीं करती और फादर जो है ना वो आउटसाइडर रिगार्ड किया जाता है सबके थ्रू। यानी कि सारी फैमिली के मेंबर अब फादर को आउटसाइडर कंसीडर करते हैं। अब इसके बाद क्या होता है, विलियम वापस आता है घर में क्रिसमस के डे पर। जब वो क्रिसमस डे पे वापस आता है ना घर में, तो फैमिली उसको बड़ा ही हैप्पीली वेलकम करती है, जैसे कि उनका एक ग्रेट हीरो आया हो घर के अंदर। वो सबके लिए, घर वालों के लिए प्रेजेंट्स लेके आता है, ठीक है। फिर उसके बाद जब वो वापस जाता है, सारे सारे बच्चे बहुत रोते हैं इसके जाने पे। मिसेस मोरल फील करती है जैसे कि वो पैरालाइज हो चुकी हूँ। क्यों? क्योंकि उनको अपने बेटे विलियम से बहुत प्यार होता है। विलियम काफ़ी टाइम बाद घर आया होता है। जब वो काफ़ी टाइम बाद घर आया होता है ना, तो उसकी मदर बहुत ज़्यादा खुश फील करती हैं। अब उसके बाद विलियम वापस जा रहा है, वापस जाने पे वो फील करती हैं कि वो पैरालाइज्ड हो चुकी हुई हैं। हालांकि वो पैरालाइज नहीं हो चुकी, ये उनकी पेन थी अपने बेटे के जाने के बाद। अब उसके बाद क्या है, पॉल जो है 14 ईयर्स का हो चुका है और वो एक जॉब की तलाश में है और इसको मिस्टर जॉर्डन के ऑफिस के अंदर जॉब मिल जाती है, ठीक है। और इस पे मिसेस मोरल बहुत ज़्यादा खुश होती हैं। अब जो पॉल ऑफिस में काम कर रहा है ना, उसको ऑफिस का जो एटमॉस्फेयर है बड़ा ही सूटेबल लगता है, प्लीजिंग लगता है। लेकिन इसके लिए मुसीबत क्या थी, मुसीबत ये थी कि 12 घंटे घर से दूर ट्रेन पे जाना और फिर दोबारा ट्रेन से वापस आना, ये पॉल को मुसीबत का काम लगता था। अब इसके बाद स्टोरी में दिखाया गया कि जो विलियम है
उसको एक लड़की जिसका नाम लिली है उससे प्यार हो जाता है। ये लिली को अपने साथ अपने घर में लेके आता है। पूरी फैमिली बड़ा खुश होके इससे मिलती हैं, सिवाय इसकी माँ के। लिली जो है बड़ा ही ना अजीब किस्म का प्राउड वाला बिहेव करती है फैमिली के अंदर। विलियम अपनी माँ को बताता है कि वो लिली को प्यार तो करता है, लेकिन उसको इसकी फ़िक्र नहीं होती जब भी वो इसके पास ना हो तो, ठीक है। ही डिड नॉट केयर अ बिट फॉर हर व्हेन ही वाज अवे फ्रॉम हर। ये बताता है अपनी मदर को। और ये चीज़ भी एडिपस जो है कॉम्प्लेक्स, एडिपल कॉम्प्लेक्स का वो है, एलिमेंट है। किस तरह से? इस तरह से कि वो अपने स्वीट हार्ट के साथ जब इकट्ठा होता है तो इतना उसकी फ़िक्र नहीं करता, उसको उसकी जो है ना लाइक गैर हाज़िरी पसंद इफ़ेक्ट नहीं करती। लाइक जब वो प्रेज़ेंट हो तो अच्छा है, जब वो प्रेज़ेंट ना हो तो भी उसको फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। क्यों? वो अपनी माँ से प्यार करता है और वो माँ जैसी ही चीज़ चाहता है, माँ जैसी ही औरत चाहता है वो। और इसकी बात सुन के इसकी माँ कहती है तुम्हारा प्यार बड़ा ही स्ट्रेंज किस्म का है, तुम्हारी फीलिंग्स बड़ी स्ट्रेंज किस्म की हैं। और कहती है मैं लिली को लाइक नहीं करती। तो ये चीज़ बड़ा डिस्टर्ब करती है विलियम को मेंटली तौर पे। अब पॉल है, पॉल अपनी जॉब जो मिस्टर जॉर्डन के पास कर रहा है बड़े अच्छे से कर रहा है। इसको अपना जो सिटी है जिस जगह पे रह रहा है बॉन्ड, उस जगह से इसको 8 o'clock से निकलना होता है मॉर्निंग में, और उसके बाद इसको सिटी ऑफ नटिंगम में पहुंचना होता था अपने ऑफिस के लिए। फिर वापस भी ये 8 o'clock इवनिंग में ही आता था। एक दिन जो है ना मिसेस मॉरल पॉल को ना लिवर्स फैमिली में लेके चले गई एक फार्म पे। जब वो उस फार्म पे गए जो इनके घर से कुछ ही दूर था, वहाँ पे लिवर्स फैमिली में इसकी मुलाकात मीरियम से हुई। मीरियम एक लड़की है जो कि उस वक्त 14 ईयर्स की थी। मीरियम के अलावा भी वहाँ पे और बच्चे थे, जैसा कि मीरियम का भाई एडगर जो कि 18 साल का था। देन देयर वर 2 अदर बॉयज़ जिनकी उम्र 13 और 12 साल थी। और जल्द ही पॉल और मीरियम आपस में अट्रैक्टिव फील करने लग पड़े एक दूसरे के साथ। अब इसके बाद स्टोरी शिफ्ट होती है विलियम की तरफ। जो विलियम है उसकी मदर चाहती हैं कि वो लिली से शादी ना करे, और वो मिसेस मोरल चाहती हैं कि विलियम लिली से शादी ना करे। वो विलियम को रोकती भी हैं कि तूने शादी नहीं करनी है, लेकिन विलियम कहता है कि मैं लाइफ के इस स्टेज पे आके उसको छोड़ नहीं सकता, मुझे उससे शादी करनी ही होगी। फिर उसके बाद जो है मिसफॉर्चून शुरू हो जाता है विलियम का, क्योंकि विलियम की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है लंदन के अंदर। मिसेस मोरल जो है विलियम की तरफ जाती हैं उस सिटी में। अब वो जब जाती हैं वहाँ पे देखती हैं विलियम क्रिटिकली इल है और अपनी मदर को भी रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहा, और एट 2 o'clock इन द नाइट विलियम की डेथ हो जाती है। और विलियम की डेथ जो है ये एक ग्रेटेस्ट जो है ना इवेंट था फैमिली के लिए, एक बहुत बड़ा इवेंट था, एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट था, इंसिडेंट था, स्पेशली मिसेस मॉरल के लिए, क्योंकि वो बहुत एक्सेसिवली फॉन्ड थी, प्यार करती थी अपने बेटे विलियम से। और अब वो किसी से भी बात नहीं करती थी, ठीक है, अकेला रहना पसंद करती थी, अपनी लाइफ की नॉर्मल रूटीन को डिस्टर्ब कर बैठी थी, खो बैठी थी। विलियम की डेड बॉडी जो थी उसको घर लेके आया गया और उसको दफना दिया गया। फिर उसके बाद क्या हुआ? फिर इसके बाद जो स्टोरी है उसकी नरेशन शिफ्ट हो जाती है पॉल की तरफ। पॉल जो है वो बहुत ज़्यादा इंटीमेट फील करता है टूवर्ड्स लिवर्स फैमिली। मिसेस लिविस जो है वो बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं पॉल से। और इसके अलावा पॉल जो है मीरियम के साथ कई दफ़ा फील्ड्स में वॉक करने के लिए जाता है, लेकिन वो देखता है मीरियम बड़ी अनयूजुअल काइंड ऑफ गर्ल है, और इसकी जो माँ है वो भी मीरियम को लाइक नहीं करती। कहती है मीरियम जो है मेरे बेटे के लिए, पॉल के लिए परफेक्ट मैच नहीं है। और जब भी पॉल मिलने जाता है मीरियम के साथ तो इसकी माँ को बड़ा गुस्सा आता है। पॉल बताता है अपनी माँ को कि मैं और मीरियम एक दूसरे से प्यार नहीं करते, हम लोग बस एक दूसरे से बात करने के लिए जाते हैं। लेकिन एक्चुअली में फैक्ट ये था कि मीरियम और पॉल दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, और डे बाय डे इनका जो लव था वो इंक्रीज होता जा रहा था। मीरियम जो थी बहुत ज़्यादा रिलीजियस गर्ल थी, और वो एक प्योरिटन थी, और उसको इस चीज़ का खौफ आता था कहीं वो ना पॉल से प्यार ना कर बैठे। लेकिन बाद में इनको रियलाइज़ होता है कि इनका जो लव है, जो इनकी फ्रेंडशिप है, इनकी इंटीमेसी जो है ना वो प्लेटोनिक फ्रेंडशिप है। प्लेटोनिक मीन स्पिरिचुअल लव। अब पॉल और मीरियम पहले से ज़्यादा अट्रैक्टिव फील करते थे एक दूसरे की तरफ, और मिसेस मोरल को ये बात पसंद नहीं आती थी, और मिसेस मोरल जो है वो मीरियम से और ज़्यादा नफरत करने लग पड़ी थी पहले के मुकाबले में। अब इसका 4th सन जो था ऑर्थर, ठीक है, इनकी जो 4th चाइल्ड था इनकी फैमिली के अंदर, अब ये बड़ा हो गया था, ठीक है, हैड ग्रोन अप टू बी एन इलेक्ट्रिशियन। लेकिन सून आफ्टर पता लगता है कि ये आर्मी के अंदर इनलिस्टेड हो चुका हुआ है, और इसको रिग्रेट होता है कि इसने इलेक्ट्रिशियन के लिए इतनी जल्दी क्यों की। लेकिन जो ऑर्थर है वो आर्मी के लिए चला जाता है,
और मिसेस मोरल जो है बड़ा डीपली डिसअपॉइंटेड फ़ील करती हैं कि ऑर्थर ने गलत स्टेप उठाया, उसको नहीं जाना चाहिए था। पॉल जो है वो कोशिश करता है अपने मदर को कंसोल कर पाए और साथ ही पॉल के बारे में बताया गया कि पॉल ने बड़ा ही अच्छा काम करके दिखाया, ना सिर्फ अपने ऑफिस वर्क के अंदर, बल्कि साथ साथ अपनी हॉबी ऑफ पेंटिंग के अंदर। और इसकी 2 पेंटिंग थी जिन्होंने फर्स्ट प्राइज वॉन किया था। और इस बेस पे मिसेस मोरल बहुत ज़्यादा ना प्राइड फील करती है पॉल की अचीवमेंट के ऊपर। पॉल और मिरियम की फ्रेंडशिप कंटिन्यू थी और ये जो चीज़ है ना, ये चीज़ मेंटली अपसेट कर रही थी मिसेस मोरल को, क्योंकि मिसेस मोरल सोचती थी कि जो मिरियम है उसको मेरे बेटे से नहीं, मेरे बेटे के पैसे से प्यार है और मेरे बेटे का सारा पैसा वो हड़प कर लेगी। और एक टाइम पे एक्चुअली में वाकई में फ़ाइट हो जाती है मिसेस मोरल की और पॉल की अबाउट मिरियम। और इस टाइम पे क्या होता है, मिसेस मोरल जो है बहुत डिस्टर्ब फील करती है, क्योंकि नंबर 1 उनके जो हस्बैंड हैं ऑलरेडी उनके साथ अच्छा ट्रीटमेंट नहीं करते थे, ठीक है। नंबर 2 विलियम की डेथ हो गई हुई है। नंबर 3 अब पॉल भी जो है वो मिरियम के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करता है इसकी मदर के मुकाबले में। तो ये चीज़ जो है उसको बहुत ज़्यादा अपसेट कर रही थी, तंग कर रही थी मिसेस मोरल को, जिस बेस पे मिसेस मोरल मेंटल डिप्रेशन का शिकार हो गई। पॉल जो है अपनी मदर से बहुत प्यार करता था, लेकिन इसकी मदर जो थी वो नहीं चाहती थी कि विलियम जो है मेरे बेटे के पास आए ड्यू टू इडिपस कॉम्प्लेक्स, क्योंकि इसकी मदर चाहती थी कि इसका बेटा इसके पास ही रहे, क्योंकि विलियम की डेथ हो चुकी हुई है और विलियम की डेथ के बाद सिर्फ और सिर्फ पॉल ही इसका इंटरेस्ट है। तो इसीलिए वो किसी भी लड़की को पॉल के करीब पसंद नहीं करती थी, स्पेशली मिरियम को। अब इस ड्यूरेशन में पॉल की मुलाकात मिरियम की फ्रेंड क्लेरा डेविस से हुई। क्लेरा डेविस जो है ये सेपरेट रहती है, अपनी हस्बैंड से डाइवोर्स नहीं है लेकिन सेपरेट रहती है। इसके हस्बैंड का नाम बैक्स्टर डेविस है। क्लेरा जो है ना वो मिरियम ने इंट्रोड्यूस करवाया था पॉल को। उसके बाद पॉल को बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील हुई टूवर्ड्स क्लेरा और पॉल ने और क्लेरा ने आपस में इकट्ठे टाइम स्पेंड करना शुरू कर दिया था। इसी दौरान जो इसकी बेटी एनी है उसकी शादी होने लगी थी एक पर्सन इसका नाम लिनॉर्ड है उसके साथ। और इस ड्यूरेशन पे मिसेस मोरल पॉल को कहती हैं, इन व्यू ऑफ द अनहैप्पीनेस ऑफ हर ओन मैरिड लाइफ शी कुड ओनली होप दैट एनीज मैरिड लाइफ वुड बी डिफरेंट। फिर जब बात पॉल की शादी की होती है तो पॉल कहता है वो कभी भी शादी नहीं करेगा, क्योंकि वो अपनी माँ से कभी भी दूर नहीं जाना चाहता। और इसकी माँ फिर कहती है कि सब के सब बेटे शुरू में ऐसे ही कहते हैं अपनी माँ से, लेकिन बाद में वो बदल जाते हैं और अपना दिमाग बदल के वो शादी कर लेते हैं, किसी और के साथ रहने लग पड़ते हैं। अब एनी की शादी के बाद मिसेस मोरल बड़ा परेशान होती हैं ऑर्थर के अबाउट, क्योंकि ऑर्थर ने सबकी विश के बगैर आर्मी को ज्वाइन कर लिया हुआ था। ऑर्थर जो है उसको एक लड़की से प्यार हो जाता है, उस लड़की का नाम है बीट राइस, और ये दोनों जो हैं काफ़ी टाइम तक एक दूसरे के साथ वॉक करते हैं और वॉक करने के बाद ये दोनों बहुत सारा टाइम आपस में स्पेंड करते हैं। मिसेस मोरल जैसे तैसे करके मनी को कलेक्ट करती हैं और कलेक्ट करके ना ऑर्थर को आर्मी से फ्री करवा लेती हैं। अब ऑर्थर जो है वो एक फ्री मैन है और उसके बाद क्या होता है, ऑर्थर की शादी बीट्राइस से हो जाती है और दोनों आपस में इकट्ठे रहने लग पड़ते हैं। और इसके बाद फिर पॉल की बात आती है तो पॉल जो है वो अपनी लाइफ के अंदर चेंजेस फील करना शुरू कर देता है, ठीक है। और उसके बाद ना ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाता कि इसको चाहिए क्या है, और मीरियम कभी भी इसको सेटिस्फाई नहीं कर पाती। अब पॉल जो है वो समटाइम्स क्लारा से मुलाकात करता है और समटाइम मिरियम से मुलाकात करता है। अब एक क्या बन गया, एक ट्रायंगल बन गया और इस ट्रायंगल के अंदर पॉल फंस के रह गया है, क्योंकि पॉल को क्लारा भी अच्छी लगती है, पॉल को मिरियम भी अच्छी लगती है। पॉल की डिमांड मिरियम से फिजिकल लव है, लेकिन मिरियम स्पिरिचुअल लव पे बिलीव करती है और वो कोई भी रिलीजन मैटर से बाहर नहीं निकल सकती। और इस बेस पे पॉल जो है बड़ा डिस्गस्टिंग फील करता है और ये बात वो अपनी क्लारा के साथ शेयर करता है। अब मिरियम जो है वो लोअर क्लास से बिलोंग करती है, तो मिसेस मोरल कहती है कि मैं नहीं चाहती तुम्हारी शादी किसी लोअर क्लास की लड़की से हो, मैं चाहती हूँ तुम किसी मिडिल क्लास फैमिली में जाओ। और इस बात को पॉल डिसलाइक करता है। पॉल कहता है कि मैं कभी भी एक सोशल सुपीरियर क्लास की लड़की से शादी नहीं करूँगा। अब पॉल जो है वो एक ऑफिस में काम कर रहा था, जिस ऑफिस में वो काम कर रहा था वहाँ से एक लड़की रिज़ाइन दे के चली गई। जब वो रिज़ाइन दे के गई है तो उस पोस्ट पे क्लारा को रख लिया गया। अब क्लारा और पॉल दोनों एक ही ऑफिस में होते हैं, दोनों एक दूसरे के साथ होते हैं, तो उनके अंदर अट्रैक्शन बढ़ती जाती है, एक दूसरे को लाइक करना शुरू कर देते हैं। लेकिन सेम टाइम पे क्लारा रियलाइज़ करती है कि वो एक वेडेड वुमन है, वो शादीशुदा है और उसके लिए अच्छा नहीं है कि वो किसी और लड़के के साथ अट्रैक्टिव हो। बट फिर भी वो दोनों इकट्ठे में बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं और जब वो बहुत टाइम स्पेंड करते हैं तो उस टाइम पे पॉल कहता है कि मुझे लगता है मिरियम मुझे पसंद नहीं करती। फिर क्लारा कहती है कि तुम्हें गलत लगता है, मिरियम तुम्हें पसंद करती है। और क्लारा की ये बात सुनने के बाद पॉल मिरियम से बहुत दफ़ा मिलना शुरू हो जाता है।
और जब ये मरियम से बहुत दफ़ा मिलता है तो ये मिसेस मोरल देखकर बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती हैं, क्योंकि ये देखती है रिवर्सल हो रहा है किस चीज़ का, कि दोबारा पॉल मरियम के पास जा रहा है, जबकि पॉल ने कहा था कि वो अब मरियम से कभी भी नहीं मिलेगा, उससे ब्रेक ऑफ कर देगा, उससे कोई भी कनेक्शन नहीं रखेगा। और एक टाइम पे पॉल मरियम को बताता है कि मैं 24 ईयर्स का हो चुका हूँ, जिसमें ना लोगों की शादी हो जानी चाहिए, तो मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। तो मरियम कहती है अभी तो हम लोग बहुत ज़्यादा छोटे हैं, अभी हमें शादी नहीं करनी चाहिए। मरियम और जो पॉल है आपस में टाइम स्पेंड करते हैं, और इसके बाद जो है ना पॉल काफ़ी टाइम गुजरने के बाद अपनी मदर से कहता है कि वो मरियम के साथ ब्रेक ऑफ कर देगा, और कहता है he would break off his relationship with Miriam. He said that he had even wanted to marry Miriam at one time, but that now he had changed his mind. और ये मीरियम के पास जाता है, उससे कहता है मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूँगा, मैं ब्रेक ऑफ करने लगा हूँ, और मीरियम और तुम फ्री हो। और मीरियम इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेती, क्योंकि मीरियम जानती है इसके ऊपर क्लारा का इन्फ्लुएंस है अब, क्योंकि आफ्टर ब्रेकिंग ऑफ हिज रिलेशनशिप विद मीरियम, पॉल जो है अपना सादा टाइम क्लारा के साथ स्पेंड करना शुरू कर देता है। और एक नाइट को जो है पॉल क्लारा को थिएटर में लेके जाता है, और जब वो थिएटर से वापस आ रहे होते तो क्लारा का हस्बैंड बैक्स्टर डेविसन को देखता है, और उस ड्यूरेशन में पॉल की और बैक्स्टर की फ़ाइट शुरू हो जाती है। फ़ाइट बाद में होती है, अभी फ़ाइट नहीं होती, अभी बैक्स्टर ने देखा है, ठीक है, सॉरी मैंने यहाँ पे मिस्टेक कर दी। वो आए थिएटर से जब बाहर आए तो बैक्स्टर ने क्लारा को और पॉल को देखा। जब इन दोनों को देखा ना, तो उसके बाद काफ़ी रात हो चुकी होती, तो क्लारा ना पॉल को अपने साथ अपने घर में ले जाती है, ठीक है, जहाँ पे उसकी माँ मिसेस रेडफोर्ड होती हैं। अब बैक्स्टर डेविस है ना, उसको बहुत ज़्यादा ग्रजेस होते हैं टूवर्ड्स पॉल, ठीक है, तो वो चैलेंज करता है पॉल को ऑफिस में, ठीक है, कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, लड़ाई होगी हमारी आपस में, हम ड्यूल करेंगे। और तब बैक्स्टर अटैक करता है पॉल के ऊपर, और ये चीज़ देखकर मिस्टर जॉर्डन जो है वो बैक्स्टर को अपनी सर्विस से टर्मिनेट कर देते हैं, और इसके अगेंस्ट जो है ना कोर्ट में भी फाइल्ड कर देते हैं एक। अब क्या होता है, जब केस चल रहा होता है कोर्ट के अंदर, तो जो बैक्स्टर है वो बच जाता है, क्योंकि जो पॉल ने एविडेंस दिए थे ना बैक्स्टर के अगेंस्ट, वो बैक्स्टर के फेवर में जाते हैं, क्योंकि उन एविडेंस में एक बात ये भी थी कि बैक्स्टर की वाइफ को लेकर पॉल थिएटर में गया था, जो कि एक इलीगल चीज़ थी। बहरहाल उस केस के बाद क्लारा और पॉल दोनों आपस में बहुत ज़्यादा रहना शुरू कर देते हैं। फिर एक रात बैक्स्टर जो है ना वो देखता है कि रेलवे स्टेशन के ऊपर ना डार्कनेस का टाइम है, पॉल जा रहा है, और बैक्स्टर सोचता है ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि वो बदला ले ले पॉल से। और उस दौरान जो है बैक्स्टर जो है पॉल के ऊपर बहुत बुरा अटैक करता है। पॉल जो है ज़ख्मी हो जाता है और गिर जाता है, अनकॉन्शियस स्टेट में चला जाता है। और जब पॉल जो है कॉन्शियसनेस में वापस आता है, तो कॉन्शियसनेस में वापस आने के बाद ये बड़ी मुश्किल से अपने घर में जाता है, और उसके बाद जो है ना ये अपनी नाइट डिलीरियम में गुजारता है। मीन्स टू से इसका माइंड बहुत डिस्टर्ब होता है सारी रात, बहुत ज़्यादा रेस्टलेसनेस फील होती है इसको, ठीक है, बहुत ज़्यादा इल फील करता है ये पूरी रात। और उससे अगले दिन जो है इसको ब्रोंकाइटिस का एक्यूट अटैक होता है, और रिकवरिंग के बाद अपनी इलनेस रिकवरिंग के बाद जो है ना पॉल हर एक से इनडिफरेंट एटीट्यूड रखता है, लेकिन स्टिल इसकी अपनी मदर की तरफ सेम अफेक्शंस होती हैं। अब इसके बाद जो है ना मिसेस मोरल की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। डॉक्टर आता है, डॉक्टर रिकॉग्नाइज करके बताता है कि मिसेस मोरल को कैंसर हो चुका हुआ है। पॉल अपनी माँ की बीमारी पे बहुत रोता है। जो उसकी मदर होती है ये 2 मंथ एनी और लिनॉट के साथ गुजारती है। फिर उसके बाद जो है ना 2 मंथ के बाद मिसेस मोरल को वापस उनके घर भेज दिया जाता है, और इस टाइम पे मिसेस मोरल की बहुत बैड हेल्थ होती है, बहुत बैड स्टेट होती है हेल्थ की, और हर कोई जानता है कि इनकी कैंसर की बेस पर डेथ हो जानी है अब। इसी दौरान जो है बैक्स्टर भी बहुत ज़्यादा बीमार हो जाता है, और क्लारा रिग्रेट फील करती है कि उसने अपने हस्बैंड से सेपरेशन क्यों की थी, अपने हस्बैंड को क्यों अकेला छोड़ा था। और ये भी डिस्कवर करती है कि पॉल जो है ना वो एक स्टेबल काइंड ऑफ लवर नहीं है। इसके बाद क्लारा अपने हस्बैंड से हॉस्पिटल में जाके मिलती है, और इसका हस्बैंड जो है ना इससे इनडिफरेंट ही रहता है। अब इसके बाद क्या होता है, मिसेस मोरल बहुत ज़्यादा बीमार हो चुकी हुई हैं, काफ़ी ज़्यादा टाइम गुजर जा रहा है, डेज़ वीक्स मंथ्स पास्ट, ठीक है, हर कोई फैमिली में बीमार है, और हर कोई चाहता है कि अब इसकी माँ जो है ना, इनकी फैमिली के अंदर जो मिसेस मोरल है उनकी डेथ हो जाए, क्योंकि उनकी तबीयत इतनी ख़राब है कि उनकी तबीयत की बीमारी की वजह से, उनकी बीमारी की वजह से वो जो लाइफ गुजार रही है ना वो मौत के बराबर ही है। इसलिए हर कोई चाहता है कि अब इनकी डेथ हो जाए।
तो एक रात ना पॉल अपनी सिस्टर एनी के साथ मिलकर क्या करता है, मोर्फिया टैबलेट्स जो है इनकी वो ओवरडोज कर देता है अपनी मदर को। ठीक है, अपनी मदर के मिल्क के अंदर ना, नाइट मिल्क के अंदर वो मोर्फिया टैबलेट की जो अमाउंट है वो ज़्यादा दे देता है और दे कर ना अपनी माँ की तरफ लेके आता है और माँ को पिला देता है। और फाइनली क्या होता है, इसकी मदर की डेथ हो जाती है। यानी कि बेटे ने और बेटी ने मिलकर माँ को मोर्फिया टैबलेट्स देकर मार दिया। एक्चुअली मदर की खुद डेथ होने वाली थी। और ये ऐसा एक्ट क्यों किया? ऐसा एक्ट करने के पीछे रीज़न ये है कि इडिपस कॉम्प्लेक्स से छुटकारा, लेकिन फिर भी माँ की डेथ के बाद वो नहीं छुटकारा हासिल कर पाता। अब उस मिल्क को लेने के बाद 60 ईयर्स लेटर मिसेस मोरल की डेथ हो जाती है। पॉल जो है बहुत ज़्यादा दुखी होता है, इसकी आंसू नहीं रुक रहे होते और बाहर बारिश हो रही होती है जब मिसेस मोरल की डेड बॉडी को दफनाया जा रहा होता है। अब क्लैरा जो है वो चाहती है कि वो अपने हस्बैंड बैक्स्टर के पास वापस चली जाए और बैक्स्टर को कहती है कि वो ना उससे बहुत ज़्यादा प्यार करती है और जो तुम कहोगे ना बैक्स्टर, मैं तुम्हारे लिए वही कुछ करूँगी। और बैक्स्टर जो है वो क्लैरा को अपने साथ लेके जाने के लिए एग्री हो जाता है। इस तरह से क्लैरा का और बैक्स्टर का रीयूनियन हो जाता है। अब क्योंकि पॉल की मदर की डेथ हो चुकी हुई है, क्लैरा भी बैक्स्टर के पास वापस चले गई हुई है, पॉल जो है ना बड़ा अकेला फील करता है इस वर्ल्ड के अंदर, क्योंकि इसका जो रिलेशनशिप है इसके फादर के साथ वो इंटीमेट काइंड ऑफ रिलेशनशिप नहीं था। वो अकेला रहना शुरू कर देता है नोटिंगम के अंदर। तो एक दिन इसकी बाय चांस मुलाकात होती है मिरियम से और नॉटिंगम के अंदर जिस रूम के अंदर वो रेंट पे रह रहा होता है वो मिरियम को अपने साथ वहाँ पे लेके जाता है और दोनों के दरमियान में एक कन्वर्सेशन स्टार्ट हो जाती है। और तब मिरियम कहती है कि तुम मुझसे शादी कर लो। पॉल कहता है कि मैरिज वुड नॉट हेल्प हिम मच। फिर उसके बाद कहती है व्हाट देन ही प्रपोज टू डू। आगे से वो कहता है ही हैड नॉट डेफिनेट प्लान्स। फिर उसके बाद वो फिर कहती है ही शुड मैरी हर। लेकिन उसके बाद जो है हमारा करेक्टर पॉल बहुत डिक्लाइन फील करता है, बहुत ज़्यादा लाइक डेजोलेट फील करता है और डिक्लाइन कर देता है इसके प्रपोजल को। उसके बाद दोनों सेपरेट हो जाते हैं, मिरियम चल जाती है अपने काम को। और उसके बाद नोवेल की एंडिंग में बताया गया कि पॉल हैड एब्सोल्युटली नो आइडिया व्हाट ही वुड डू नाउ। ही केप्ट थिंकिंग ऑफ हिज मदर who was now living in the other world. At first, he felt like committing suicide in order to join her. But subsequently, he made up his mind firmly to face whatever was in store for him. The memory of his mother was a source of great comfort and inspiration to him, and so he braced himself for the future ordeals of life. और यहाँ पे नोवेल की एंडिंग हो जाती है कि एंडिंग पे वो बिल्कुल डेजोलेट, आइसोलेटेड, एलियनेटेड फील कर रहा है और सुसाइड कमिट करना चाहता है और कहता है सुसाइड करके मैं अपनी माँ के पास चला जाऊँगा। बट फाइनली जो है वो सुसाइड नहीं कमिट करता और वो कहता है कि मैं देखूँगा कि फ्यूचर में मेरे साथ क्या होता है और मैं सारा कंफर्ट अपनी मदर की मेमोरीज में लूँगा। तो यहाँ पे नोवेल की होती है एंडिंग। और इसके बाद जो है हमारे बात करते हैं हम लोग क्वेश्चंस की। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है टाइटल सिग्निफिकेंस, जिसको हम लोग इन डिटेल ऑलरेडी पार्ट 1 में डिस्कस कर चुके हुए हैं। आप वो वीडियो देख सकते हैं, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, जिसमें मैंने कैरेक्टर लिस्ट को और टाइटल सिग्निफिकेंस को इन डिटेल बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है थीम्स का। तो हमने इसमें एडिपल कॉम्प्लेक्स का थीम देखा। साइको एनालिसिस का थीम बड़ा इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। हमने इसमें वुमेन राइट का थीम देखा जब क्लैरा अपने हस्बैंड से सेपरेट हो चुकी हुई थी। ठीक है, उसके बाद मिसेस मोरल अपने हस्बैंड से सेपरेट रहने लग पड़ी हुई थी। उसके बाद हमने इसके अंदर डेथ का थीम देखा कि इसमें हमने देखा मिसेस मोरल की डेथ हुई, विलियम की डेथ हुई। ग्रीफ का थीम देखा, सेल्फ डिस्ट्रक्शन का थीम देखा, कैसे पॉल ने खुद को डिस्ट्रॉय किया, कैसे विलियम ने खुद को डिस्ट्रॉय किया, कैसे मोरल खुद को डिस्ट्रॉय कर रहा है और कैसे मिसेस मोरल ने खुद को डिस्ट्रॉय किया। उसके बाद हमने इसके अंदर देखा फैमिली का थीम कि फैमिली बॉन्डिंग दिखाई गई हुई है आपस में। और साइकोलॉजी हमने देखा, थ्रू एंड थ्रू साइकोलॉजी चल रही है कि अगर बैक्स्टर ने पॉल को मारा तो उस रात वो डिस्टर्ब रहा, सो नहीं पाया। अगर पॉल जो है मीडियम के पास जाता था तो ये चीज़ मदर को डिस्टर्ब करती थी साइकोलॉजिकली। ठीक है, मीरियम और पॉल इन दोनों के रिलेशनशिप के अंदर साइकोलॉजिकली डिस्टर्बेंस थी। कैरेक्टर्स की बात करें तो पॉल, मिसेस मोरल, विलियम और क्लैरा और मीरियम, इनका कैरेक्टर इंपॉर्टेंट है और इन कैरेक्टर्स को मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ ये पार्ट 1 के अंदर। सिंबलिज्म की बात करें तो सिंबलिज्म के अंदर अगर हम सिंबलिज्म की बात करें तो हमारे पास एक सिंबल आता है एश ट्री। एश ट्री सिंबलाइज कर रहा है सिनिस्टर एंड डार्क एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ को।
और इसके अलावा जो है हमारे पास ये ऐश ट्री जो है, ये जो डिसहार्मनी है बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ, उनको भी सिंबलाइज कर रहा है। और हस्बैंड यानी कि फादर एंड चिल्ड्रन, उनके दरमियान में जो सेपरेशन है उसको भी सिंबलाइज कर रहा है। ठीक है, इसके अलावा स्विंग का सिंबल इम्पोर्टेंट है, जो कि स्विंग जो है वो विले फार्म के अंदर है, और ये लव और हेट रिलेशनशिप को सिंबलाइज कर रही है, जो कि पॉल और मीरियम का रिलेशनशिप है। ठीक है, इसके अलावा मिस्टर मोरल की ड्रिंकिंग जो है वो सिंबलाइज कर रही है इवल को, सिनिस्टर को। साइकोलॉजिकल नॉवल की बात करें हम लोग, तो साइकोलॉजिकल नॉवल और एडिपस कॉम्प्लेक्स इंटरलिंक्ड है दोनों। हमने देखा हर कैरेक्टर की साइकी को यहाँ पे डिफरेंटली डिस्कस किया गया, जैसे कि एक कोटेशन है, ओह वेल आई हैव गॉन टू फॉर टू ब्रेक इट ऑफ नाउ, कि क्या है ये साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब है। विलियम अपनी वाइफ के साथ रहना नहीं चाह रहा, लेकिन फिर भी उसके साथ ब्रेक ऑफ भी करना नहीं चाह रहा। सेम इज़ द केस विद द पॉल, मीरियम के साथ रहना भी नहीं चाहता और उसको छोड़ना भी नहीं चाहता। मीरियम को छोड़ भी दिया लेकिन उसके साथ रहना भी चाहता है। ठीक है, अपनी मदर के साथ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट है। ठीक है, दोनों के दोनों बेटे। तो ये सब कुछ जो है साइकोलॉजिकल नॉवल के एलिमेंट्स को इंडिकेट कर रहा है, जिसको आप इन डिटेल डिस्कस कर सकते हो। आप मदर की साइकी को डिस्कस कर सकते हो इसके अंदर, कि कैसे मदर जो है बड़ा कॉन्शियस हो जाती है और बड़ा खौफ फील करती है जब मीरियम के पास जाता है पॉल, और मदर जो है कितना डिसलाइक करती है लिली को जब विलियम लिली को इंट्रोड्यूस करवाता है फैमिली के अंदर। तो यही एलिमेंट हमारे पास एडिपस कॉम्प्लेक्स के अंदर भी आ जाएंगे। और एक और क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, वो है ऑटोबायोग्राफिकल। ऑटोबायोग्राफिकल क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, क्योंकि इसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स आए हैं मोस्टली वो ऑटोबायोग्राफिकल ही हैं। जैसे कि मीरियम का कैरेक्टर ऑटोबायोग्राफी सिंबलाइज कर रहा है, जैसे चैम्बर के कैरेक्टर को, जो पॉल है वो लॉरेंस के कैरेक्टर को, मिस्टर मोरल एंड मिसेस मोरल सिंबलाइज कर रहे हैं इसके पॉल के फादर एंड मदर को, क्योंकि इसके फादर भी लॉरेंस के कोल माइनर थे और इनकी मदर जो थी टीचर थी, बिल्कुल मिसेस मोरल की तरह। तो आप इसको ऑटोबायोग्राफिकल नॉवल के तौर पे भी डिस्कस कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा आज का लेक्चर हुआ कंप्लीट। तो आई होप कि आपको प्रॉपर समरी की अंडरस्टैंडिंग हो चुकी होगी। आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो, ना समझ आए, आप वीडियो को दोबारा देखें। दोबारा ना समझ आए तो फिर आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको कमेंट्स में ज़रूर आंसर दूंगी। तो दुआ में ख़ास याद रखिएगा। बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़। और जाने से पहले एक बात, वीडियो को लाइक भी करिएगा, कमेंट भी करिएगा, शेयर भी करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अल्लाह हाफिज़।